आवश्यकता जरूर होती है कि चरखी दादरी जिसको हमने जिला घोषित किया था वो धीरे धीरे एक पूर्ण रूप से जिले का जो है रूप ले रहे हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाएं सारे प्रदेश में जो चल रही हैं उसका लाभ निश्चित रूप से चरखी दादरी को भी मिल रहा है, क्योंकि चरखी दादरी संयोग से चारों तरफ से हरियाणा के ही जिलों से घिरा हुआ है। केवल 2 जिलों को छोड़कर 20 जिले ऐसे हैं जिसका कोई ना कोई एक बाहर प्रदेश का भी जिला साथ लगता है, लेकिन चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा के ही जिलों से घिरे हुए हैं। उन जिलों के विकास का लाभ भी इन जिलों को मिलता है। जैसे ये जो सड़क बन रही है 172D इस्माइलाबाद से शुरू हुई और नांगल चौधरी जयपुर का नेशनल हाईवे उस तक ही जुड़ना था, स्वाभाविक है कि वो सड़क हमारे चरखी दादरी के अंदर से होकर गई। नेशनल हाईवे 17 बने हैं, 17 नेशनल हाईवे जो मंजूर हुए हैं, बन रहे हैं, उनमें कई नेशनल हाईवे ये हमारे यहां जा रहे हैं, निकल करके जा रहे हैं। एक सड़क जो सोनीपत से और झज्जर होकर के दादरी होकर के लोहारू जाती है 334B, ये भी हमारे चरखी दादरी में से ही होके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब क्रिस क्रॉस होता है, जो सड़क यहां से और भिवानी होकर के जींद जाएगी वो भी आखिर इसी रास्ते से होकर के हमारा भिवानी के साथ संपर्क जुड़ेगा। तो ये जिला सबसे पहले आसपास के सब जिलों के साथ सीधा नेशनल हाईवे के साथ अथवा 10 मीटर चौड़ी सड़कों के साथ जुड़ेगा। ये सबसे बड़ी एक प्रकार की इस जिले को सौगात होगी। हमने उद्योग के नाते जो उद्योग यहां चल रहे हैं या नए उद्योग जो बनेंगे, तय किया हमने कि हर ब्लॉक में एक पद्मा स्कीम के अंतर्गत लगभग 50-60 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट एक ब्लॉक, उसको विकसित करने जा रहे हैं ताकि दादरी जिले के भी सभी ब्लॉक वहां पर इस प्रकार के क्लस्टर ये बनेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे स्थानीय लोगों को जो काम करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, थोड़ी पूंजी से वो लगा सकते हैं, या जो रोजगार मिलेगा यहीं के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बड़े उद्योगों में कई बार बड़े उद्योगपति बहुत दूर दूर से बाहर से भी ला करके लगा सकते हैं। छोटा ही उद्योग है हमेशा जो अपने आसपास के लोगों को नौकरी देता है। हमने पिछले 7 साल में उद्योगों के लिए इतनी सहूलतें दी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक टर्म होती है जिसके अंदर हरियाणा देश में 3रे स्थान पर आया है, यानी 3रा रैंक आया है। हमारे से आगे सिर्फ 2 प्रदेश और हैं, लेकिन उसमें भी उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए, निवेश करने के लिए हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं में बढ़ाते हुए साथ साथ एमएसएमई छोटा जो उद्योग है, माइक्रो मीडियम और मीडियम माइक्रो जो उद्योग होता है, लघु और सूक्ष्म उद्योग होता है, इसकी भी बहुत स्कोप बढ़ा है। लगभग 80,000 उद्योग हरियाणा में लगे हैं। पिछले 7 साल में 5.5 लाख लोगों को सीधा उसमें रोजगार मिला है। तो इसलिए ये सारे काम जब होंगे तो हर जिले को इसका लाभ होगा और हमारे सामान को हम, चूंकि समुद्र किनारे हमारा प्रदेश नहीं लगता और समुद्र के माध्यम से एक्सपोर्ट करना होता है, तो उसकी व्यवस्थाएं बड़ी अभी कम हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए हैं। एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो यहां से सीधा गुजरात और मुंबई होकर के आगे जाएगा। इसी प्रकार एक ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो अमृतसर से चलेगा और कलकत्ता तक जाएगा। बीच में हरियाणा हमारा अंबाला, यमुनानगर 2 जिले वो भी आएंगे। तो हम जितने सामान की यानी यहाँ उत्पादन करेंगे उनको कम खर्चे में और एक्सपोर्ट करने का जो सुविधा है वो हरियाणा को एक प्रकार से इनके माध्यम से मिलेगी। मित्रों, बड़े प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ एयरपोर्ट अपनी जमीन पर कोई भी नहीं है, मतलब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको कह सकते हैं, या तो दिल्ली के एयरपोर्ट का सहारा लेते हैं या फिर चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का। हमारा हिस्सा है चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में भी, लेकिन वो हमारी अपनी भूमि पर नहीं है, टेरिटरी में नहीं है। हमारा पहला एयरपोर्ट हिसार जो यहां से बहुत नजदीक है अपने को, हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनना शुरू हो गया है और आने वाले 2 साल के अंदर नेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कार्गो फ्लाइट्स सब वहां से चलनी शुरू होंगी। इस जिले के लोगों को भी जिनको हवाई उपयोग करना होगा अपनी यात्रा का, वो उसमें कर सकेंगे। बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक बड़ी फैक्ट्री सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री 1000 एकड़ में ये बन चुकी है, उसका उद्घाटन होना शेष है और उसमें भी जब शुरू होगी तो यहां से हम
रेल के कोच बना करके भी सारे देश के रेलवे को जो है वो हम देंगे। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात कही गई। हमने 2015 में आते ही कहा था डॉक्टरों की संख्या कम है, हमें आज 2,80,00,000 आबादी होने के नाते से 28,000 डॉक्टर चाहिए। और आज हम देखते हैं तो मात्र 13 से 14,000 डॉक्टर ही सरकारी और प्राइवेट सब हैं, केवल आधे हैं, 50% है। इसलिए सब कॉलेज जो आज खोले हैं इसमें जैसे शुरू हो जाएंगे और मेडिकल एडमिशन के बाद जो एमबीबीएस बन करके निकलेंगे आज से 5 साल 6 साल बाद, जो आज कुल मिला के 1600 डॉक्टर नए बन रहे हैं, उस समय 3,000 नए डॉक्टर हर साल बन करके निकलेंगे, जिसका हम सबको बहुत बड़ा उपयोग होगा। लंबी योजना है, ये भी हम सब बना रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों की हो, मेडिकल कॉलेज की हो, स्कूलों की हो, कॉलेजेस की हो। लड़कियों के कॉलेज की आप बात बताई, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक जो कॉलेज है, आज भी बौंद कला के कॉलेज का क्या शिलान्यास है, उद्घाटन है, शिलान्यास हुआ बौंद, आज शिलान्यास किया है, उसकी बिल्डिंग अब बननी शुरू हो जाएगी और मेरे ख्याल पहले उसमें चल भी रही होगी किसी और भवन में, वहां भी लड़कियों के कॉलेज, लड़कियों की शिक्षा के नाते से उसका उपयोग कर पाएंगे। भाइयों बहनों, अब हम देखते हैं कि ये सब विकास, सड़कें हैं, कई बिल्डिंग्स हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, ये सब विकास होता है, कहते हैं इसी से विकास दिखता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि केवल इतने को ही विकास नहीं कहेंगे। विकास हम कहते हैं कि लोगों का जो जनजीवन है उसको कैसे सुखी किया जाए, और लोगों के जनजीवन को सुखी करने के लिए एक सबसे बड़ी जरूरत होती है कि जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, वो ठीक से लोगों तक, पात्र लोगों तक पहुंचनी चाहिए। योजनाएं तो गरीबों के लिए बनती हैं, मध्यम वर्ग के लिए बनती हैं, लेकिन अभी तक क्या हमने देखा कि उसका लाभ उठाने वाले, जिसका थोड़ा संबंध संपर्क है, जो थोड़ा चालाकी से काम कर सकता है, जो थोड़ा अपनी सेटिंग कर सकता है, योजनाओं का लाभ वो ले जाता है, और एक सामान्य आदमी, गरीब आदमी, वो उस खिड़की तक भी नहीं पहुंच पाता, और खिड़की तक पहुंच भी जाए तो परेशानी इतनी हो जाती है कि झक मार करके वहीं छोड़ के आ जाता है कि मुझे नहीं चाहिए इसका फायदा। लोग परेशान होते रहे हैं। हमने 3 साल पहले एक नया संकल्प मन में लिया था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि लोगों को लाभ लेने के लिए खिड़की पर ना आना पड़े। हम व्यवस्था ये बनाएंगे जिसको जरूरत है जिस चीज की, वो सरकार का आदमी जिला केंद्र पर बैठा तो वहां से, ब्लॉक केंद्र से है तो वहां से, सब डिवीजन है तो वहां से, लोगों के घर जा करके और उस सुविधा को बताएगा, ये सुविधा आपके लिए है, इसका आप फार्म भर के ले लो। हम नहीं चाहते कि लोग धक्के खाएं। शुरू में हमने देखा शिकायत करने के लिए लोग भीड़ लग जाती थी, अपना कागज लेके खड़े हो जाते थे, मेरी ये समस्या है, मेरी पटवारी की है, मेरी पुलिस की है, मेरी खेती की है, मेरी पटवारी, यानी कई प्रकार की समस्याओं के कागज। और एक आदमी क्या करता था, अपनी समस्या को लेकर के सबसे पहले तो उसको लिखकर 20 कापियां वो करवाता था, जो मिल गया उसी को देता था, खाली नाम भर के दे देता था। उसको ही पता कि 20 जगह दूंगा तो शायद कहीं पहुंच जाएगा। मैंने कहा ये गलत है। 2015 में ही हमने सीएम विंडो बनाई थी, उस सीएम विंडो में जाओ, अपनी एप्लीकेशन लगा दो, हमारे पास अपने आप पहुंच जाएगी, संबंधित विभाग को चली जाएगी, विभाग अपने आप नीचे जाकर उसका हल निकालेगा। और हल निकालते समय एक एमिनेंट पर्सन, समाज का कोई एक जिम्मेवार आदमी उसके साइन करा के तब बताएगा ये समस्या हल हुई है। और समस्या हल होने वाली ना हो तब भी जो शिकायत करता उसको बताएंगे भाई ये समस्या हल होने वाली नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि ये तो हो ही जाएगा, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो ये हैं, आप क्या नहीं करा सकते, सब कुछ करा सकते हैं। मित्रों, अब लोकतंत्र का जमाना है, वो राजा महाराजाओं वाला हिसाब किताब नहीं है। इस लोकतंत्र में तो हर किसी को पता है कौन सा काम ठीक है, कौन सा काम गलत है। गलत काम एक भी कर दें तो किसी ना किसी को तो फांसी टूटना पड़ेगा। हम इतिहास देख के बैठे हैं, कितने लोग भुगत रहे हैं। तो इसलिए आज मैं हरियाणा वासियों को अपील करता हूं कि हम सब मिलकर के एक बात तय करें कि जो ठीक काम होगा उसको करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उसको ही कराने में सहायता करेंगे, मदद करेंगे। अगर कोई काम गलत हमको पता लग जाए, जब तक पता न लगे ठीक है, पता लग जाए कि काम गलत है, इसमें मेरा फायदा होगा तो 4 लोगों का नुकसान होगा, उस काम को वहीं रोकना चाहिए। ठीक कैसे हो सकता है उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। समाज के सोच को बदलना है हमको, और सोच बदलने के लिए हमने कई प्रोग्राम किए। एक उसमें परिवार पहचान पत्र बनाया, और परिवार पहचान पत्र में हर परिवार का डाटा हमने बना लिया।
कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, उनके काम क्या क्या करते हैं, पढ़ाई कौन कौन करता है, रोजगार क्या है, कितनी इनकम है, गरीब है, अमीर है, बीपीएल है, या अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से उसको कोई और सहायता मिल सकती है। अंत्योदय अन्न योजना ये सबसे गरीब लोगों के लिए अन्न योजना है। और जो अच्छा संपन्न है उसको बताते हैं भैया तुम्हारे पास बहुत कुछ है, दूसरे की सहायता भी करो। सहायता के कार्यक्रम बहुत चलते हैं, सेवा के काम बहुत चलते हैं। तो इसमें समाज के अंदर धारणा है कि सरकार का सेवा से कोई लेना देना नहीं। सरकार बनती है तो राजनीतिक नेता इस सत्ता का उपयोग लूटने के लिए, खाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए करते हैं। लेकिन हमने वो मायने बदल दिए हैं कि राजनीति में भी जो आएगा किसी लेवल पर आए, गांव में पंच सरपंच करके आए या प्रदेश में एमएलए और मुख्यमंत्री बन के आए, केंद्र में सांसद या प्रधानमंत्री बन के आए, सबका काम सेवा है। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं कहा, प्रधान सेवक कहा। तो इस नाते से ये सारी चीजें समाज में लाने के लिए बहुत सी चीजें हमने की। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सेवाएं देनी शुरू की। अब ना आपको दफ्तर जाना पड़ेगा, ना कोई दस्तावेज देना पड़ेगा, और ना ही कहीं उसके लिए कोई फरियाद लगानी पड़ेगी। अपने आप ही सारी योजनाएं आपको मिलेंगी। अगर इसमें मैं एक उदाहरण देता हूं तो हमने जो बुजुर्ग हैं ये पेंशन के लिए चक्कर काटते थे 60 साल का होने के बाद, और जगह जगह या तो इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था या अपनी आय लिखानी पड़ती थी। कितनी है कितनी नहीं है वो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ लोग पढ़ा देते थे, भाई ओल्ड एज पेंशन जाके ले आओ, और आखिर इनको परेशानी होनी पड़ती थी। एक ओल्ड एज आदमी जिसका हम सम्मान करना चाहते हैं वो चक्कर काटे, वो ठीक नहीं। हमने तय किया कि जिसकी 60 साल आयु हो जाएगी, हमारे पास परिवार पहचान पत्र में डाटा है, उस दिन 60 साल का होते ही एक आदमी उनके घर जाएगा कि बाबा या माता जी जो भी हैं उनसे पूछेंगे कि आप ओल्ड एज पेंशन के लायक हो गए, लेना चाहोगे। एक कंसेंट फॉर्म लेना होता है। मानो कोई कल को ये कि मैं तो लेना नहीं चाहता, जबरदस्ती कैसे दे देंगे। तो उसका एक छोटा सा फॉर्म भरवा के ले आते हैं और अगले महीने से उसकी ऑटोमेटिक जो पेंशन है शुरू हो जाती है और बैंक में पहुंच जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। हमने इस बार 28,000 लोगों की पेंशन ऐसे बनाई है पूरे प्रदेश में। उन्होंने आना नहीं था, आए नहीं कोई भी, उनकी पेंशन बनके घर में पता लग गया कि बैंक से जाके अपनी पेंशन निकाल लो। मैंने कहा था डीसी साहब को कि ऐसे जिले में भी होंगे, कुछ लोग एक बार ले आना, जनता को मैं दर्शन करा दूंगा। ऐसे ओल्ड एज पेंशन के लोग आए हैं कुछ यहाँ है? बुलाइए बुलाइए, आइए आइए आइए। पहले तो उधर मुंह कर लो, फोटो खींच लेंगे फोटोग्राफर, सब खड़े हो जाओ लाइन में खड़े हो जाओ। क्या ओल्ड एज पेंशन मिली है? कहीं कहीं गए थे आप, फार्म भरा था? नहीं, आपको कहीं चक्कर काटने पड़े थे? अपने आप आदमी आया? कौन आया था? कार्यकर्ता आया था, फार्म भरवा के ले गया, और उसके बाद आपको कहा प्रमाण पत्र मिल गया कि आपकी जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, ये स्वीकृत की जाती है। बैंक में जाके चेक करो, पहुंच रही होगी। ठीक है, आज इनके क्लिक करके और सबको पहुंचाओ। आपकी अभी बनी है, कुछ आपको जाना पड़ा, कहीं चक्कर काटने पड़े? कहीं नहीं, अपने आप बढ़ के आ गए। क्या दिखा रहे हैं? ठीक है, इसके लिए अलग से आपका मदद करेंगे। अभी तो पेंशन, ये आपका कार्ड बनेगा, इसका भी जो बीमारी का कार्ड है वो पेंशन का उसका बनेगा, लेकिन अभी तो पेंशन की बात है। पेंशन आपकी आ गई है, बैंक में जाना है अभी? हाँ, कब डिलीवर होगी? आज इनकी ये जो नए लोग बने हैं उनको बुलाया है, और आज यहाँ आने के बाद इनकी पेंशन तुरंत बैंक में आज ही पहुंचेगी। चलिए भाई, पेंशन बन गई 2,500 रुपया। ठीक है, ये कार्ड है तुम्हारा, आधार कार्ड है, ठीक, बहुत अच्छा। तुम्हारी पेंशन बन गई, कितनी 60 साल उम्र हो गई कि नहीं? ठीक हुई है ना? गलत तो नहीं? बढ़िया कर दिया। चलो 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 भाई, दर्शना आपका 60 साल की उम्र हो गई ना? अपने आप बनी है कि कहीं गए थे? हैं? अपने आप बन गई। कौन आया था घर में? अच्छा, बहुत अच्छा। सावित्री बन गई पेंशन? वो तो कितने साल की हो गई? 60 की हो गए ना? चलो, तो आपके यहाँ आया था कोई फार्म भरवाने के लिए? फार्म भरवा के ले गए, आपको क्यों चक्कर काटना पड़ेगा?
बहुत चल चल बहुत बढ़िया, बधाई आपको। चल तो मित्रों, हमने सारे प्रदेश में ये 23,000 पेंशन ऐसे बनी है और अब हर महीने 5,000, 7,000, 10,000 जिनका भी 60 साल की उम्र होगी उनको ये पेंशन बन जाएगी। अब इनको हम नहीं कहेंगे कि कहीं ये हाथ इनको उठाना पड़े। बुजुर्गों का हाथ तो आशीर्वाद के लिए होता है, आप बुजुर्गों का हाथ आशीर्वाद के लिए मिलता रहे, यही मेरी आपसे कामना है। भाइयों बहनों, हमने पूरे प्रदेश में जब हम सत्ता में आए थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, सबके साथ एक व्यवहार, हरियाणा एक, हरियाणा में एक, इस सिद्धांत को लेकर चले थे और बिना भेदभाव के आज सारे हरियाणा में विकास के काम हो रहे हैं। लोगों को भी जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए वो उनको अपने आप मिल रही है। अभी डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटर का जमाना है, हमने उस कंप्यूटर में बहुत सी सेवाएं कि आपके गांव में सीएससी है या कहीं कस्बे के अंदर अटल सेवा केंद्र है, वहां जाइए और जा करके अपना फॉर्म भरवाइए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी सेवा लेनी है। पहले रजिस्ट्री का जो काम होता था, इंतकाल का काम होता था, उसके भी चक्कर काटने पड़ते थे। अब आपको रजिस्ट्री अपने घर बैठे मिलेगी, इंतकाल आपको ऑनलाइन भर दो, आपको घर बैठे होगा। इंतकाल के लिए भी कोई आपको रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, कोई आपको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और भाई बहनों, आज भी देखा जाए तो भ्रष्टाचार, इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं चलती हैं और उस भ्रष्टाचार के चर्चा में हमारे जो विपक्षी नेता हैं वो किस प्रकार की बातें उठाते हैं। वो उठाते हैं कि ये भ्रष्टाचार निकल आया। हम कहते हैं भ्रष्टाचार निकल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने संकल्प किया था। अंतर इतना ही है कि पिछली सरकारें भ्रष्टाचार को निकालती नहीं थी, बल्कि जो भ्रष्टाचार करे उसको कैसे बचाना है, इसको बचा लिया जाता था। हम भ्रष्टाचार कुरेद के निकाल रहे हैं और कुरेद के निकालने का मतलब यह है कि हम भ्रष्टाचारी को और सजा देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी ताजा ताजा उदाहरण है, फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार क्या था, वो सर्टिफिकेट बना करके उनका एक अधिकारी घर में रख लेता था बना के, फिर जिसका बनता था उसको कहता था भाई पैसे लगेंगे तब बनेगा, उसे पैसे मंगवा लेता था और फिर जाकर के उसको सर्टिफिकेट देता था। जब तक नहीं मिलते थे घर में रखता था। जब छापा पड़ा तो उसके घर से पैसे भी मिले, उसके घर से सर्टिफिकेट भी मिले, तुरंत उठा करके जेल में डाल दिया। आज भी 2 लोग जेल में पड़े हैं और जब तक उनको पूरी सजा नहीं होगी तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार में अगर कोई फंसता है तो उसके लिए और हम जो है उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, ये आरोप जो लगाते हैं, चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, चिल्लाते इसलिए हैं कि पहले भ्रष्टाचार की बजाय ये लोगों को बचाने में रखते थे। आज उनकी जो फौज है कमीशन एजेंटों का करती है, पहली बात तो कि वो सारे बेरोजगार हो गए, उनको काम रहा नहीं। जब कोई पकड़ा जाता है तो फिर भ्रष्टाचार पर चिल्लाएंगे, वो उसको छुड़ाना है। वास्तविक फर्ज तो ये है। हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार की जहां भी कोई चीज मिलेगी कलाई खोल देंगे, भ्रष्टाचार नहीं कर देंगे। भ्रष्टाचार को दूर करके और तभी मानेंगे भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो मित्रों, पहले जमाने में लोगों की धारणा क्या थी, कुछ पता भी लग जाए गलत हो रहा है तो एक दूसरे को कहते भाई ये तो ऐसे ही चलेगा, ये को नहीं होगा ठीक, ये धारणा बनी हुई थी। लेकिन आज लोगों का विश्वास जागा है। लोग कहते हैं कि नहीं, अगर कोई गलत बात मिल जाए तो उसकी जानकारी दे दो, थाने में दे दो, कहीं सीआईडी में दे दो, कहीं विजिलेंस को दे दो, कहीं सरकार में अपनी सीएम विंडो में डाल दो, कहीं डाल दो, विभाग का जो सीवी है उसको भेज दो, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो हम करते हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है और इसलिए लोगों को कैसे सुख पहुंचे इसका हम काम करते हैं। पीछे विधानसभा में हमारे कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि एक आदमी, उसने मुझे बताया है कि ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने कहा जिसने बताया है उसका भी नाम बताओ और जिसने किया है उसका भी नाम बताओ। तो वहीं खड़े कर कहता है कि मैं नाम क्यों बताऊं। अरे भाई, अगर कोई गलत बात है आप उसको चिल्पों करते हो, सहयोग तो करो, रचनात्मक तो बनो। गलत काम हो रहा है उसके बताओ तो सही, ये गलत हो रहा है, एक्शन लेना सरकार का काम है, तो हम एक्शन लेंगे। लेकिन भूल जाओ कि भ्रष्टाचार को हम छोड़ देंगे। इस भ्रष्टाचार करने वाले जो हैं, अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं
जो पुराने पुराने आकाओं के साथ अपनी साठ गांठ बांध के रखे हुए हैं और उनके साथ मिलजुल करके हमेशा पैरवी कराते हैं कि हम कैसे न कैसे बच जाए, बचने नहीं देंगे मित्रों। और इसलिए चाहे नौकरियां हो चाहे बदलियां हो, नौकरियों में हमने एकदम पारदर्शिता कि जो मेरिट है उसको नौकरी मिलेगी। पहले तो नौकरियां क्या थी, भाई भतीजा ये मेरा है ये तेरा है, यानी एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है सन 2010 का, कोर्ट के अंदर केस चला और कोर्ट ने वो सारी भर्तियां जो है पुलिस इंस्पेक्टर की भर्तियां और सारी छानबीन करने के बाद पुलिस ने एक पर्चा, ये मेरे पास पर्चा है, 8 ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं और बताया कि ये फलाने का रिश्तेदार है, उसका भतीजा है, उसका साला है, उसका ये है, उसका 8 के नाम और उन नेताओं के नाम पिछली सरकार के ये स्पष्ट किए हुए। हमारा ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी भर्तियों में पिछले कुछ ऐसे मामले चले आ रहे हैं, घून कहीं ना कहीं लगा हुआ है, लेकिन हमको पता लग जाए तो तुरंत हम पहला काम करते हैं कि बड़ी मात्रा में अगर नकल हो गई उसको रद्द करते हैं। कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी उसको रद्द करे। कांग्रेस की भर्तियां 11 भर्तियां कोर्ट ने तो रद्द की हैं, चाहे वो हाई कोर्ट ने की चाहे सुप्रीम कोर्ट ने की। हमारी किसी भर्ती पर कोर्ट हाथ नहीं लगा पाया। उससे पहले हमको ही लगता है कि गलत हो गया, तुरंत एक्शन हम खुद ले लेते हैं। तो मित्रों, वातावरण बदलने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं और आज सूचना तकनीक के इस युग में चाहे वो CLU हो चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो, ट्रांसफर भी पहले ये पर्चियां लेकर के एक धंधा चलता था, पहुंच जाते थे, ट्रांसफर कराना है अपने हिसाब की सीट पर, कहीं 20,000 कहीं 50,000 कहीं लाख कहीं 2 लाख ट्रांसफर कराने का ले लेते थे। आज भी लोग कोशिश करते हैं। मैं तो निवेदन यही करूंगा कि ऐसे किसी आदमी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि अगर आपका काम अपने आप ही हो गया और आप पैसे दे बैठे तो वो ये कहेगा कि मैंने कराया। किसी के पैसे के दम पर कोई काम ना CLU होगा, ना भर्ती होगी और ना ट्रांसफर होगी। आप लोग डट करके अपने उसके ऊपर खड़े रहो कि जो ठीक काम होगा अपने होगा। हाँ, गलत काम के लिए थोड़ा सा पीछे रहने का एक हम भी आपको निवेदन करेंगे। बहुत ऐसा समय आया जब वजीफों में, पेंशन में, राशन में कितने ही घपले पले हुए, वो सारे हमने इस ऑनलाइन सिस्टम से पकड़ करके और सबको ठीक कर दिया है। एक जमीन, अभी 8 दिन पहले की बात बताता हूं, एक जमीन 1986 में हमने यहां तक भी पकड़ा, 86 के अंदर ग्राम शामलात जमीन, और वो किसी ने किसी को रजिस्ट्री करा दी, उसने आगे रजिस्ट्री करा दी, उसने आगे करा दी, आखिर में आज वो जमीन गुड़गांव में एक बिल्डर के पास पहुंच गई। और जब अब हमें पता लगा कि वो जमीन तो ग्राम शामलात थी, देश शामलात जमीन कोई बेच नहीं सकता, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है कि जो देश शामलात की जमीनें हैं वो सारी की सारी पंचायत की हैं, उसको कोई बांट भी नहीं सकता। तो मित्रों, भाइयों बहनों, ये काम भी कोर्ट हमारे साथ दे रहे हैं। गांव के अंदर जमीनों का बहुत बड़ा एक अथाह भंडार हो जाएगा इसके कारण से, जिसका आप लोग अपने आप उपयोग कर सकेंगे। यहां बताया गया कि हमारी कंसोलिडेशन नहीं हुई है। लगभग 60 गांव ऐसे हैं जो भिवानी जिला और दादरी जिला इसी के बचे हैं। बात तो 8-10 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। कुल 70 में से 60 गांव इन 2 जिलों के हैं। अब कुछ तो रिकॉर्ड में कमियां हैं, कुछ लोग आपस में भिड़ते हैं, लोगों का कहना है कि मुझे ये मंजूर है, ये नहीं है। चकबंदी का एक नियम होता है कि गांव के सारे लोग राजी होने चाहिए। हमने उसके लिए सारे अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा एक बार गांव के लोगों के साथ बैठ जाओ, कोई नियम अगर आपको लगता है कि न्यायप्रिय नियम और कोई बन सकता है, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, तो न्याय करने के लिए गांव से बैठ करके कोई नियम बदलना तो बदल दो, लेकिन सारे गांव के लोगों को राजी करना ये हमारा काम है, कि वो जमीन उनकी है, हमारा नहीं है उसमें कुछ भी। एक को कम मिले दूसरे को ज्यादा मिले, ऐसा अन्याय क्यों करना। इसलिए बहुत जल्दी इस काम को हम पूरा कराएंगे और बिल्कुल भी इसको नहीं जाने देंगे। एक आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं आजकल महंगाई का। मित्रों, महंगाई के नाते से एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं मैं। अब युग ऐसा आ गया है कि दुनिया में कोई भी घटना हो जाए उसका असर सारी दुनिया के देशों पर पड़ता है। पहले नहीं होता था। पहले तो हमारे घटना तो हमारे असर पड़ गया, कहीं और की घटना तो वहां का असर पड़ गया। लेकिन अब पिछले दिनों में रूस और यूक्रेन, इसका जो झगड़ा आज भी चल रहा है, कई महीने हो गए, उस झगड़े के कारण से अर्थव्यवस्था कई प्रदेशों की चरमरा गई। कई जगह के एक्सपोर्ट वो गड़बड़ हो गए, कई जगह के इंपोर्ट गड़बड़ हो गए हैं, चीजों की कमी हो गई तो महंगाई हो गई है। इसके ऊपर पूरी नजर केंद्र सरकार ने रखी हुई है, क्योंकि ये हमारे यहाँ के किसी भी कारण से कोई महंगाई नहीं,
बल्कि पेट्रोलियम पदार्थ हो, स्टील हो, कोयला हो, ये सारी चीजें बाहर के देशों की महंगाई के कारण से यहाँ उसका असर है। लेकिन मैं मान के चलता हूं नरेंद्र मोदी जी जैसे एक योग्य, सुलझे हुए और एक नीतिगत निर्णय लेने वाले, किसी को तकलीफ ना पहुंचाने वाले, उन्होंने तो रूस को और यूक्रेन को भी साथ रखा हुआ है। दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन जहां तक मोदी जी का सवाल है, तो यूक्रेन के भी राष्ट्रपति को और रूस के भी राष्ट्रपति को, दोनों को बराबर बात करते हैं कि आपस में मिल बैठ के भाई सुलटा लो, मामला ठीक कर लो, लड़ाई का फायदा नहीं है। तो शांति प्रिय देश हमारा, फिर भी कुछ चीजों की जो तकलीफ होती है उसमें सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। अभी पिछले दिनों डीजल और पेट्रोल की कीमतों में केंद्र सरकार ने 9.5 रुपए और 7 रुपए ये कम किए थे, इसीलिए यहां भी महंगाई कम हो। जैसे खाद के ऊपर सब्सिडी, खाद भी क्योंकि बाहर से आता है, इसकी सब्सिडी कम ना करते तो बहुत महंगा हो जाता है। उस पर भी 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी ये केंद्र सरकार ने दी है। तो हमारे यहां से स्टील बाहर जाता था, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी ये बढ़ा दी ताकि बाहर ना जाए, हमारे यहां बिके, ताकि हमारा महंगा ना होगा। इस प्रकार से कच्चा तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी, चीनी, खाद्य सुरक्षा, इन सब चीजों पर केंद्र सरकार का ध्यान है, अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वरना तो महंगाई का हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, उस महंगाई को लेकर के वहां गृह युद्ध शुरू हो गया, एक दूसरे को मारपीट शुरू हो गई है, मौत के गले घाट उतार रहे हैं। हम समझदार लोग, केंद्र सरकार के वेतन भी ऐसे हैं, हमें भी थोड़ी बहुत अपनी समझदारी रखनी पड़ेगी कि हमारे अपने कारण से नहीं है, ये दुनिया में जो कुछ उथल पुथल हो रहा है उसके कारण से हो रहा है। एक विषय जिसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा वो कांग्रेस का। मैं आज जानबूझ के इसलिए कि विषय सारे हम अपने पास, हमको जानकारियां होती हैं, हम समझो कर रखते हैं, लेकिन रोज रोज कोई बोलेगा उसका जवाब देते रहेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक विषय बार बार बेरोजगारी का वो उठाते हैं, अब कभी अध्ययन करते नहीं है। केवल एक CMIE, ये एक मैगजीन है, प्राइवेट मैगजीन है, प्रॉफिट कमाने वाली मैगजीन है, वो उल्टा सीधा आंकड़ों का प्रचार करते रहते हैं, उसको उठा करके और हमारे कांग्रेस के लोग ये लगे रहते हैं। और उसका भी बड़ा अजीब, अगर मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको लगेगा कि किस लेवल तक, अरे झूठ उतना ही बोलो जो खप जाए। अगर झूठ खपे नहीं तो आपकी विश्वसनीयता कम होगी, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, पहले ही आप खत्म हैं, बचे कुछ और खत्म हो जाओगे।